सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान आईएचएस पर आपका स्वागत है। विद्यार्थी, आपकी क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है समकालीन दुनिया में सुरक्षा। इसके 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा भी दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले प्लीज उनको देख लीजिए ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट टॉपिक आ जाता है खतरे के नए स्रोत। खतरे के नए स्रोत मीन्स जो मतलब पहले से विद्यमान नहीं थे विश्व में, जो कि मतलब कुछ समय से नए नए उत्पन्न हुए खतरे हैं। पहले से ये विद्यमान नहीं थे, कुछ समय पहले से ही ये उत्पन्न हुए हैं। तो ये खतरे कौन कौन से हैं? पहला आपका आ जाता है आतंकवाद। आतंकवाद मीन्स दो या दो से अधिक लोगों का समूह जो कि हथियारों के बल पर, है ना, अपनी मांगों को, अपनी अनुचित मांगों को पूरा करवाते हैं। जैसे कि प्लेन हाईजैक कर लिया या फिर किसी नेता को किडनैप कर लिया, है ना। तो उस प्रकार ये लोग अपनी मांगों को मनवाते हैं। ये होते हैं आतंकवादी लोग। ठीक है, बम लगा देते हैं कहीं पर। ओके। सेकंड आपका खतरा आ जाता है महामारियां। ओके। तो नई महामारी तो आप लोगों को पता ही है, कोरोना। पुरानी महामारी एड्स हो गई, बर्ड फ्लू हो गई। ठीक है, ये सब जो है नई महामारियां, मतलब नया खतरा ये है। ये महामारियां जो हैं ये पहले से विद्यमान नहीं थी, ये नए खतरे का स्रोत में से एक है। सेकंड आपकी आ जाती है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हिंदी में वैश्विक ताप वृद्धि भी कहते हैं। वैश्विक ताप वृद्धि या फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है? धरातल का या फिर पृथ्वी का गर्म हो जाना। ठीक है, धरातल का गर्म हो जाना किस कारण? कुछ गैसों के कारण, कुछ बेकार जो गैस है उनके कारण पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, धरातल बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। और वो कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक सबसे बड़ा उत्तरदायी कारण है। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग ये आपका नया खतरा है। मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है, मानवों को जो मूल अधिकार दिए जाते हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, ये भी एक नया खतरा है। फिर आपका आ जाता है शरणार्थियों की समस्या और अप्रवासी। देखो ये दो वर्ड्स आपके आए हैं, शरणार्थी और अप्रवासी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो शरणार्थी कौन होते हैं? जैसे कि कोई देश है, वो उस देश का निवासी है, लेकिन उस देश में क्या हो गया, वहां पे आतंकवाद फैल गया या फिर दंगे हो रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा गरीबी हो गई, भुखमरी हो गई, अकाल पड़ गया। तो वो मजबूरी में अपना देश छोड़ करके किसी और देश में जाकर वो शरण मांगकर रहने लगे। ठीक है, तो वो तो कहलाएगा शरणार्थी। क्यों? क्योंकि वो मजबूरी में गया है। ठीक है, मजबूरी में जाने वाला शरणार्थी कहलाएगा। लेकिन अप्रवासी क्या है? वो अपनी इच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से वो देश छोड़कर जाता है रोजगार के लिए या फिर नौकरी के लिए। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, शरणार्थी में और अप्रवासी में। तो ये भी आजकल जो है नया खतरा ये उत्पन्न हुआ है, शरणार्थियों की समस्या और अप्रवासी। देखो शरणार्थी कौन हो गए? ये अफगानिस्तान में आपके तालिबानी शासन आ गया था, तो वहाँ के जो लोग हैं, वो उस देश को छोड़कर गए। ज़्यादातर लोग कहाँ पर आए? भारत में आए। ये बांग्लादेशी आते हैं, भारत में बसते हैं। ठीक है, ये भी शरणार्थी हैं। ओके, अब ये शरणार्थी उस देश में आके क्या करते हैं? पहले ये वहाँ की नागरिकता को हासिल करते हैं, फिर उसके बाद ये अधिकारों की मांग करते हैं, उसके बाद ये सरकार से अपनी सुख सुविधाओं की मांग करते हैं, भौतिक सुविधाओं की मांग करते हैं। फिर जब इनकी मांगे पूरी नहीं करी जाती, फिर यही लोग आतंकवादी का रूप धारण कर लेते हैं। ओके, अप्रवासी मैंने आपको बता दें जो अपनी इच्छा से छोड़ करके जाता है नौकरी वगैरह के लिए। ठीक है, फिर ये गरीबी, गरीबी भी आपका ये नया खतरा उत्पन्न हो रहा है। ओके, अब देखो ये जो मैंने आपको मानवाधिकार बताया, ये इसका थोड़ा डिटेल में यहाँ पर है। ठीक है, मानवाधिकार, तो मानवाधिकार की ना 3 कोटियाँ हैं, 3 श्रेणियाँ हैं, या फिर ये कह लो कि 3 टाइप्स हैं मानवाधिकारों के। तो सबसे पहला टाइप आपका कौन-सा आ गया? राजनैतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार पहला आपका मानवाधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत क्या-क्या आता है? कि भैया हर इंसान को अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सभा करने का अधिकार होना चाहिए, भाषण देने का उसको अधिकार होना चाहिए, चुनाव में खड़े होने का उसको अधिकार होना चाहिए, वोट डालने का उसको अधिकार होना चाहिए। ये सब अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार में आते हैं और ये एक मानवाधिकार का टाइप है।
ठीक है, सेकंड टाइप आपका कौन सा आ जाता है, सेकंड कोटि, आर्थिक और सामाजिक अधिकार। ओके, बिना किसी भेदभाव किए सभी को रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए तथा समाज में किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस वाली कोटि का ये कहना है कि हर इंसान को रोजगार का समान अवसर मिलना चाहिए, किसी के भी साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब एक समान है। ये भी एक मानवाधिकार की आपका एक टाइप है। फिर थर्ड आपका आ जाता है उपनिवेशीकृत जनता या फिर जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकार। अब देखो जैसे कोई देश है, उसमें कोई समुदाय या फिर कह लो कि धर्म, वो बहुत ज़्यादा कम संख्या में वहाँ पर रहते हैं, बहुत ही कम संख्या है उनकी, तो वो क्या कहलाएँगे, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज़, ठीक है? अब हमारा भारत है, भारत में हिंदू जो हैं वो बहुसंख्यक हैं, मेजॉरिटी में आते हैं। अब बाकी ये हो गए आपके सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, ये लोग आ गए आपके अल्पसंख्यक में, माइनॉरिटीज में। तो इस वाले अधिकार का कहना है कि अल्पसंख्यकों को भी उनके अधिकार मिलने चाहिए। तो ये आपके मानवाधिकारों के 3 टाइप हैं। इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। आपको इन तीनों के बस नाम याद करने हैं कि राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक अधिकार, जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकार। ओके, सहयोग मूलक सुरक्षा, सेकंड टॉपिक आपका आ जाता है इस वीडियो का, सहयोग मूलक सुरक्षा। ठीक है, देखो ये जो मैंने आपको खतरे बताए ना, ये सारे अभी मैंने आपको महामारी, आतंकवाद, शरणार्थियों की समस्या एटसेट्रा, ये सब जो मैंने आपको खतरे बताए, इन सब खतरों से निपटने के लिए हमें सहयोग की जरूरत है। ठीक है, सभी राष्ट्रों को या फिर सभी लोगों को सहयोग करने की ज़रूरत है, इन खतरों से निजात पाने के लिए, इन खतरों से निपटने के लिए सहयोग की ज़रूरत है। ठीक है? तो देखो उपरोक्त खतरे जो मैंने अभी आपको बताए ये सारे, ठीक है? तो इनसे निपटने के लिए सहयोग मूलक सुरक्षा पर जोर दिया गया है, ठीक है? सहयोग की ज़रूरत है। अब मान लो ये आतंकवाद जैसे खतरे हैं या फिर महामारियों जैसे ये खतरे हैं, क्या कोई अकेला देश इनसे निपट पाएगा? नहीं ना, सहयोग करने की ज़रूरत है ना पूरे विश्व को। ओके, एक दूसरे का साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके इन खतरों से हम मुकाबला कर सकते हैं। कोरोना जैसी महामारी से तब ही हम निपट पाए जब पूरा विश्व एक छत के नीचे आकर एक परिवार बनकर एक दूसरे की सहायता की। ठीक है, अब जैसे भारत ने वैक्सीन बनाई थी, तो भारत ने और देशों में भी वैक्सीन को भिजवाया, इवन पाकिस्तान में भी भिजवाया वैक्सीन को। ओके, तो इस तरह से सहयोग करके इन खतरों से हम निजात पा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है सुरक्षा पर मंडराते इन खतरों को सैन्य संघर्ष के बजाय आपसी सहयोग से समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, देखो इस कॉन्सेप्ट का, सहयोग मूलक सुरक्षा के कॉन्सेप्ट का ये कहना है कि ये जो खतरे हैं ना, कोरोना और ये महामारी किसी भी प्रकार की, आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो खतरे हैं, इन खतरों से हमें सैन्य संघर्ष के बजाय, ठीक है, हमें जो है बल का प्रयोग इन पे नहीं करना है। ठीक है, हथियारों का प्रयोग हमें इन पे नहीं करना। अब आप बताओ कोरोना से या ग्लोबल वार्मिंग से क्या सेना के द्वारा लड़े? नहीं लड़ सकते ना। इनसे हमें कैसे लड़ा जा सकता है? आपसी सहयोग करके, एक दूसरे के साथ खड़े रह के, एक दूसरे का साथ देकर इनको हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और हमें कैसे साथ की जरूरत है, या फिर तो द्विपक्षीय, दो पक्षों की हमें दो पक्षों को साथ में आना चाहिए। ठीक है, दो पक्षीय सहयोग होना चाहिए, या फिर क्षेत्रीय सहयोग मीन्स जैसे कि मान लो दिल्ली में कोई प्रॉब्लम आ गई तो यूपी ने हेल्प कर दी। ठीक है, यूपी में कोई प्रॉब्लम आ गई, दिल्ली ने हेल्प कर दी। बिहार में कोई प्रॉब्लम आ गई, एमपी ने हेल्प कर दी। ऐसे करके क्षेत्रीय सहयोग होना चाहिए, या फिर महादेशीय सहयोग होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि किसी देश में कोई प्रॉब्लम आई तो किसी दूसरे देश ने कर दी, दूसरे पे आई तीसरे ने कर दी, ऐसे करके महादेशीय सहयोग होना चाहिए, या फिर वैश्विक स्तरीय सहयोग भी होना चाहिए। ठीक है, पूरा विश्व एक दूसरे के साथ खड़ा रहे, पूरे विश्व के देश एक दूसरे के साथ खड़े रहे, इस स्तर का भी सहयोग होना चाहिए, तब जाके हम खतरों के नए स्रोतों से हम निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं और संगठनों के माध्यम से भी सहयोग किया जा सकता है। ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल की या फिर
हमारे नेशनल लेवल की जो संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल लेवल की कौन सी हो गई आपकी, ये यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, है ना, ये सब हो गई इंटरनेशनल लेवल की। और नेशनल लेवल के आपके एनजीओज जो हो गए, या फिर कोई धार्मिक संस्था भी हो सकती है वो, तो इनके भी सहयोग के माध्यम से हम इन खतरों से निपट सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है, इन खतरों को प्रमुख रूप से आतंकवाद, ठीक है। ये जो खतरे हैं, इन खतरे में से जो आतंकवाद वाला खतरा जो है ना, आतंकवाद से निपटने के लिए अंतिम उपाय बल प्रयोग या फिर ये कह लो कि सैन्य प्रयोग करना है, ठीक है। इन खतरों से हम वैसे ये जो महामारियां वगैरह, इनसे तो बिना सैन्य प्रयोग के हम निपट सकते हैं इनसे, तो है ना। लेकिन ये जो आतंकवाद वाला जो खतरा है, इससे कैसा निपटा जाए, इससे इसका तो अंतिम उपाय इसका सैन्य प्रयोग, बल प्रयोग ही है, ठीक है। लेकिन हमें बल प्रयोग कब करना है, यह उपाय सामूहिक स्वीकृति से करना चाहिए, अर्थात विश्व के सभी देशों व मित्र देशों की स्वीकृति लेनी चाहिए। देखो, जैसे ये कह रहा है कि जैसे मान लो भारत है, भारत में आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब भारत ने बहुत करके देख लिया, समझा लिया, ठीक है, प्यार से मना लिया, मान नहीं रहा आतंकवादी। तो भारत क्या करेगा, अपने मित्र देशों से या फिर विश्व के सभी देशों से ये स्वीकृति लेगा कि देखो भाई, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ जो है बहुत ज्यादा आतंकवाद बढ़ रहा है। अब मैं उस पर सैन्य प्रयोग करने जा रहा हूँ, बल प्रयोग मैं उस पर करने जा रहा हूँ। तो आप इस चीज से अग्री हैं या नहीं, ठीक है। तो फिर जब विश्व के देश कह देंगे कि हाँ भाई, हम इस चीज से अग्री हैं, आप करो, सैन्य प्रयोग करो, और क्या करें इसका, आतंकवादियों का, तो तब जाके हमें बल प्रयोग करना है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, ओके। तो ये सहयोग मूलक सुरक्षा का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आपका आ जाता है भारत सुरक्षा की रणनीतियां, ठीक है। भारत की सुरक्षा की रणनीतियां क्या क्या है, इस टॉपिक में आप इस बारे में जानेंगे। आज भारत क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के अव्वल देशों की श्रेणी में आता है, ठीक है। देखो, भारत का जो क्षेत्रफल है वो भी एक विशाल क्षेत्रफल है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भी भारत टॉप देशों की श्रेणी में आता है। 145 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या है वर्तमान में, ओके। भारत को पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ा है। इनसे निपटने के लिए भारत की सुरक्षा नीति के निम्नलिखित 4 घटक हैं। देखो, भारत को ना, ये पारंपरिक और अपारंपरिक तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था चैप्टर के, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में नहीं जानेंगे, ओके। तो भारत को जो है पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ा है। और इन खतरों से निपटने के लिए ना, भारत की सुरक्षा नीति जो है उसके 4 घटक हैं। यही आपका मेन पॉइंट है, यही आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि भारत की सुरक्षा नीति के घटकों का वर्णन कीजिए, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ये चारों पॉइंट बताएंगे जो मैंने लिख रखे हैं। तो सबसे पहला, सैन्य क्षमता को मजबूत करना। देखो, भारत पर 4-5 बार जो है सैन्य हमला हो चुका है। 4 बार हुए थे पाकिस्तान के द्वारा, 1 बार हुआ था चाइना के द्वारा। हालांकि भारत हर बार जीता है, पाकिस्तान को बहुत धोया है हमारी आर्मी ने। हाँ, बस 1 बार चाइना से हारा था, लेकिन हर बार पाकिस्तान को बराबर की टक्कर दी है। और पाकिस्तान ने हर बार सरेंडर किया है हमारी भारतीय सेना के सामने, ओके। तो भारत ने इसलिए अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करा, ठीक है। और आज भारत उसी दिशा में चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश, आर्थिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, आर्थिक क्षेत्र में देख लीजिए, या फिर कोई और से क्षेत्र में देख लीजिए, सुरक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, ये आज भारत हमारा टॉप देशों की श्रेणी में आता है, ठीक है। आज हमारे आसपास के देशों में या फिर चाइना में भी हिम्मत नहीं है कि हमारी तरफ आंख उठा करके भी देख ले, ठीक है। इतनी हमारी सैन्य क्षमता मजबूत हो चुकी है आज के समय में, ओके। सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों व संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। देखो, भारत ने जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को और संस्थाओं को हमेशा मजबूत रखा है। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। अनौपनिवेशीकरण को भारत सपोर्ट करता है, ओके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के आईआर है वो काफी मजबूत है।
ओके, तो इस प्रकार भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को काफ़ी मजबूत किया है। तो ये एक सुरक्षा का घटक है। और थर्ड आपका आ जाता है आंतरिक समस्याओं से निपटने की तैयारी। भारत को जो है आंतरिक समस्याओं से निपटने की तैयारी करनी चाहिए, जो कि वर्तमान में हो भी रही है। देखो जो कश्मीर है और ये नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, मणिपुर वगैरह हो गए, तो यहाँ पर क्या है ना, अलगाववाद की यहाँ पर मांग हो रही है। पंजाब में भी खालिस्तान की मांग हो रही है कि हमें इस देश से, भारत से हमें अलग कर दिया जाए, हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया जाए। तो एक ये आंतरिक समस्याओं से इस प्रकार की ये जो अलगाववाद की समस्या है भारत में, इससे निपटने की तैयारी भारत को करनी चाहिए। ठीक है, एक सुरक्षा का घटक ये है। और फोर्थ आपका आ जाता है आर्थिक विकास की रणनीति। भारत की देखो हमेशा से ही आर्थिक विकास की रणनीति रही है। 1991 में भारत ने एलपीजी की नीति को अपनाया था। एलपीजी मतलब उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति को भारत ने अपनाया था। तब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा सुधरी थी। ओके, इसके बारे में आप वैश्वीकरण वाले चैप्टर में जानेंगे एलपीजी के बारे में, यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर आज हो जाता है खत्म। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी समस्या हो तो आप अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर बाद में भी आप मुझसे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और वरदान आईएचएस को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, हालांकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।